विलेज ऑफ द डेड। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के एक न्यूज़पेपर में इसी टाइटल की एक न्यूज प्रिंट हुई और इस न्यूज को पढ़ने के बाद पूरे कनाडा में तहलका मच गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक पूरा का पूरा कबीला अचानक से रातों रात कहीं गायब हो गया था। आखिर इस कबीले में मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ था, ये लोग कहाँ गायब हो गए थे और आखिर क्यों इस गाँव को नाम दिया गया था द विलेज ऑफ द डेड। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था कनाडा के उस मिस्टीरियस विलेज के लोगों के साथ आज के फाड़ू वीडियो में। This is a lot to take in. Can you believe this? दोस्तों, नॉर्थ कनाडा में एक लेक है जिसका नाम है एंजीकुनी लेक और इस लेक के किनारे पर एक गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक बहुत ही पुराना ट्राइब रहता था जिसका नाम था एस्किमो ट्राइब। ये जो कबीला था, मतलब इस ट्राइब की जो बस्ती थी ना, उसमें ज्यादा लोग नहीं थे। यहाँ करीब 150 से 200 लोग रहा करते थे। ये गाँव चारों ओर बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इस गाँव के लोग इस एंजीकुनी लेक के किनारे रहते थे और इसी लेक में मौजूद मछलियों को पकड़कर वो लोग खाया करते थे। इनका बाहर के शहर से कोई कनेक्शन नहीं था। इनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वैसे भी ये घटना 1930 की है जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी भी नहीं। ये बस्ती ऐसी जगह पर मौजूद थी जहां दूर दूर तक लाखों स्क्वायर किलोमीटर तक केवल घना जंगल था, बर्फीली पहाड़ियां थी और यहाँ पर बहुत ही कम इंसान रहा करते थे। लेकिन नवंबर 1930 में कुछ ऐसा होने वाला था जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। एक शिकारी जिसका नाम था जो, वो इन घने जंगलों में हमेशा शिकार के लिए आया करता था। वो एक प्रोफेशनल हंटर था और उसको इस जंगल के बारे में बहुत जानकारी थी। वो यहाँ पर मौजूद जंगली जानवरों का शिकार करता था और उनकी खालों को शहर में ले जाकर बेचा करता था। नवंबर 1930 में जब वो इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था, उस समय बहुत ज्यादा ठंड थी। पूरा जंगल चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। वो शिकार की खोज में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। शिकार की खोज में वो आगे बढ़ता गया और उसे इस बात का होश ही नहीं रहा कि वो कैसे धीरे धीरे करके उस घने जंगल के बीचों बीच आ गया था। उसने वापस शहर की तरफ लौटने का फैसला किया, लेकिन वो समझ गया था कि वो शहर से काफी ज्यादा दूर है और अब जब वो लौटेगा तब काफी रात हो चुकी होगी। इसीलिए उसने एंजीकुनी लेक के पास मौजूद इस ट्राइब के गांव की तरफ जाने का फैसला किया। वो हर साल इस जंगल में शिकार के लिए आता था और इसी लेक के पास मौजूद ट्राइब की उस बस्ती में वो हमेशा रात गुजारा करता था। उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि इस गांव के लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं, वो आने वाले मेहमानों को नुकसान नहीं पहुंचाते और वो ऐसा पहले भी 3-4 बार कर चुका था। इसीलिए उसने उस लेक की तरफ जाने का फैसला किया। हालांकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन चांद की रोशनी की वजह से अभी भी उस जंगल में काफी रोशनी थी। चांद की रोशनी बर्फ पर पड़कर रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से जो को एंजीकुनी लेक के पास मौजूद उस ट्राइब का गाँव ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो उस गाँव के करीब पहुंचा, उसने कुछ अजीब सी चीज महसूस की। वो ये कि जब भी वो उस गांव के पास आता था तो शिकारी कुत्ते भौंकने लगते थे। उसे लोगों की बात करने की आवाजें सुनाई देने लगती थी। उसे दूर से ही रोशनी दिखाई देने लग जाती थी, लोगों के घर दिखाई देने लगते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। आज चारों तरफ केवल सन्नाटा था। न किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी, ना ही कोई कुत्ता दिखाई दे रहा था। शुरुआत में तो उसको लगा कि शायद वो किसी गलत रास्ते पर आ गया है, लेकिन धीरे धीरे जब वो और आगे बढ़ा था उसे एहसास हो गया कि वो गलत रास्ते पर नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद जो को उस गांव में मौजूद छोटे छोटे मकान, मतलब जो टेंट जैसे मकान होते हैं आदिवासियों के, वो दिखने लगे। उनके अंदर से जलती हुई आग की रोशनी उसे दूर से दिखाई देने लगी थी। वो काफी ज्यादा खुश हुआ। उसने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा लिया और वो जल्दी से गांव में गया। लेकिन गांव में जाकर वो ये देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। एक इंसान तो क्या, वहां पर एक परिंदा तक नहीं था। लेकिन उसे लगा कि शायद लोग सो गए होंगे, काफी रात हो गई है। तो उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर कोई नहीं था, दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर आग जल रही थी। उसे कुछ शक हुआ। धीरे धीरे करके जो ने उस कबीले में मौजूद हर टेंट के अंदर जाकर देखा। हर घर के अंदर रोशनी जल रही थी, धुआं निकल रहा था, लेकिन कोई भी इंसान वहां पर नहीं था। कुछ घरों के अंदर तो खाना बनाने के बर्तन भी आग के ऊपर रखे हुए थे, जैसे कि खाना बनाने की तैयारियां चल ही रही हों। लेकिन अब जो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब सारी चीजें इतनी प्रॉपरली हैं यहाँ पर, तो यहाँ गाँव में रहने वाले आदिवासी गए कहाँ? क्योंकि अगर ये किसी शिकार की खोज में गए होते या फिर कहीं दूर दराज गए होते तो वो अपने मकानों के अंदर इस तरह आग जलाकर नहीं जाते। खाने की तैयारी करते हुए अचानक से सारे लोग किधर चले गए, ये सवाल जो के मन में दौड़ ही रहा था। जब जो ने गांव की तलाशी लेनी शुरू की तो उसे गांव में मौजूद घरों के पीछे
कुछ रस्सियां दिखाई दी। उन रस्सियों से कुत्तों की लाशें बंधी हुई थी। ये वही शिकारी कुत्ते थे जिन्हें गांव वाले हमेशा अपने साथ रखते थे। जब भी गांव वाले शिकार पर जाते थे तो इन कुत्तों को हमेशा अपने साथ ले जाते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि अचानक से ये गांव वाले कहीं चले गए और ये सभी कुत्ते रस्सी से बंधे वहीं छूट गए। इनको खाना देने वाला कोई नहीं था तो इन कुत्तों की भूख की वजह से वहीं मौत हो चुकी थी। करीब 25 से ज्यादा कुत्तों की लाशें अपने सामने देखकर जो हिल गया। उसने इस बात पर गौर किया कि घरों के अंदर मौजूद खाना बनाने वाले बर्तनों में खाना जल चुका था। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ था इस जगह पर जिसने अचानक से गांव वालों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जो लेवेन ने इस घटना की सूचना रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को जाकर दी। वो इस इलाके में आदिवासियों की देखरेख के लिए बनी एक RCMP इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। जब वो लोग गाँव में आए, उन्होंने जो लेवेन के द्वारा बताई गई बातों पर गौर किया तो पाया कि गाँव में जो कब्रिस्तान है उसमें कई जगह पर कब्रें खुदी पड़ी हैं, लेकिन उसमें से लाशें गायब हैं। ये सारा नजारा देखने के बाद सभी लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है किसी दूसरे आदिवासी ग्रुप ने इन लोगों के ऊपर हमला किया है। लेकिन जांच करने पर पता चला कि इनके ऊपर किसी भी तरीके का हमला नहीं हुआ था, क्योंकि अगर कोई हमला हुआ होता तो दूर से आती किसी और ट्राइब के पैरों के निशान बर्फ पर जरूर बन जाते। लेकिन ऐसा कोई भी निशान मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि गाँव वालों के एक साथ जाने के पैरों के निशान भी गाँव के चारों तरफ किसी भी दिशा में पुलिस वालों को नहीं मिले। न गाँव में किसी भी तरीके का सामान बिखरा था, न किसी लड़ाई के सबूत मिले और ना ही किसी भी तरीके का खून मिला जो इस बात को प्रूव कर सके कि उस गांव में किसी तरह की हिंसा हुई है। आदिवासियों की वो बस्ती बिल्कुल ऐसे थी जैसे वहां पर अभी ही कुछ लोग रह रहे थे और अचानक से वो गायब हो गए हों। हर चीज अपनी जगह पर प्रॉपरली मौजूद थी। और ये सब देखने के बाद जो लेवेन के साथ साथ उन पुलिस वालों की टीम का भी दिमाग घूम गया। उसके बाद आसपास के इलाकों में उन गाँव वालों को खोजने के लिए टीम भेजी गई। करीब 3 हफ्ते चली इस खोज में गाँव वालों का नामो निशान तक नहीं मिला। लेकिन दूर इलाके में रहने वाले कुछ आदिवासियों से ये जरूर पता चला कि एस्किमो ट्राइब जहां पर रहती थी वहां पर पिछले कई दिनों से आसमान में अजीब सी रोशनी दिख रही थी। अब ये रोशनी किस चीज की थी वो तो ये आदिवासी नहीं बता पाए, लेकिन जो लेवेन समझ गए थे कि शायद इस रोशनी का संबंध UFO से रहा होगा। हालांकि 1930 में इन सारी बातों पर ज्यादा कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन अचानक से उन गाँव वालों को गायब हो जाने इस बात का इशारा जरूर कर रहा था कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जो इंसानी समझ से परे है। इस घटना से करीब 30 साल पहले फ्लैनेन आइलैंड में जो स्कॉटलैंड में मौजूद है वहां पर लाइट हाउस में भी सेम ऐसी ही घटना हुई थी। वो लाइट हाउस समुद्र के किनारे मौजूद था। वहां पर 3 लोग काम करते थे, लेकिन अचानक से वो तीनों लोग कहीं गायब हो गए। जब उनकी कोई खबर नहीं हुई तो उनको ढूंढने के लिए एक सर्च टीम वहां पर पहुंची और उस लाइट हाउस में पहुंचकर उन्हें एक लॉक शीट मिली। उस लॉक शीट में उन तीनों आदमियों के गायब होने से पहले की सारी एंट्री प्रॉपरली मौजूद थी। उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पिछले 2 महीने से उस लाइट हाउस के आसपास कोई भी तूफान नहीं आया था। तो लाइट हाउस में गायब होने वाले वो 3 लोग किस तूफान की बात कर रहे थे और आखिर वो तीनों कहां गायब हो गए, उनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। ठीक वैसे ही इस लेक के पास मौजूद इस ट्राइब के गांव के लोग अचानक से रातों रात कहां चले गए, उनको कौन ले गया या उनके साथ क्या हुआ, वो आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। और ये नॉर्थ कनाडा की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। हालांकि पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला। तो फाइनली उन्हें इस केस को बंद करना पड़ा। लेकिन इस घटना के करीब 50 साल बाद 1984 में रॉजर और निगेल नाम के 2 राइटर्स ने, जो कि UFO और वर्ल्ड मिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते थे, उन्होंने इस लेक के आसपास जाकर इस मामले की तहकीकात करने का फैसला किया। अपनी इस तहकीकात के दौरान उन्हें आसपास के लोगों से यह पता चला कि इस लेक का एलियंस और UFO से बहुत गहरा संबंध है। उस जंगल में मौजूद कई शिकारियों ने रात के समय उस लेक के ऊपर एक अनजान सी रोशनी को, एक UFO जैसी आकृति को देखा है। और अंजीकुनी लेक के पास मौजूद उन आदिवासियों के गायब होने के पीछे भी शायद से उस UFO का ही हाथ था जो उस लेक के ऊपर हमेशा देखी जाती थी। रॉजर और निगेल ने अपनी बुक में और अपने रिसर्च पेपर में इस पूरे मामले के बारे में डिटेल में लिखा है। उनका पूरा विश्वास था कि इन आदिवासियों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे UFO का और एलियंस का ही हाथ था। अब हो सकता है इस बात में सच्चाई हो, लेकिन आज के समय में भी लोग इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन हमारी दुनिया में बहुत सारी मिस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें अगर एलियंस के साथ या UFOs के साथ ना जोड़ा जाए तो उन्हें सॉल्व करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी इस बात को झुटलाना बिल्कुल गलत है कि हमारे अलावा पूरे यूनिवर्स में कहीं और जीवन मौजूद ही नहीं है। पिछले 1 दशक में ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो इस बात का पुख्ता सबूत देती हैं कि एलियंस मौजूद हैं और हमारी धरती पर वो आते जाते रहते हैं। वो हम पर नजर तो रखते हैं लेकिन कभी भी हमको नजर नहीं आते। एनीवे, आपको क्या लगता है कि इस लेक के आसपास मौजूद इन लोगों के गायब होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? ये वाकई में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इवेंट था या फिर उन आदिवासियों के गायब होने के पीछे कुछ और ही रीजन रहा होगा? मुझे कमेंट करके
करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।